अब हम समझाने वाले हैं दो टर्म। एक टर्म है इम्यूनाइजेशन और एक टर्म है वैक्सीनेशन। ठीक है, चलो इस टर्म को समझाने से पहले हम दो टर्म और समझाते हैं जो कि पहले भी बता रखा है मैंने। एक टर्म होता है एंटीजेनिसिटी और एक टर्म होता है पैथोजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी उसी टर्म का दूसरा नाम है जो मैंने पहले बता रखा है, इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी एक ही चीज है और पैथोजेनिसिटी ये अलग चीज है। ये दोनों किसकी प्रॉपर्टी है? ये दोनों प्रॉपर्टी है पैथोजन की। एक पैथोजन के पास जो नेचुरल पैथोजन होता है उसके पास एंटीजेनिसिटी भी होता है और पैथोजेनिसिटी भी होता है। वो अपने एपिटॉप से हमारे बॉडी के अंदर नुकसान भी पहुंचा सकता है, हमें डिजीज भी करा सकता है। दैट एबिलिटी इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। और वही एपिटॉप जब हमारे एंटीबॉडी के पैराटॉप से बाइंड करेगा या फिर उस एपिटॉप को रिकॉग्नाइज करेगा हमारा बॉडी का टी हेल्पर सेल्स, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और वो भी एंटीजन का ही पार्ट है, वो भी पैथोजन का ही पार्ट है। एंड दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज एंटीजेनिसिटी या इम्यूनोजेनिसिटी। वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है टू फॉर्म द एंटीबॉडी या टू मेक रेस्पॉन्स अगेंस्ट दैट। तो ये पैथोजन के पास एक कंप्लीट पैथोजन, बोलो एक कंप्लीट पैथोजन के पास ये दोनों प्रॉपर्टी होता है। अब हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। इसमें मोस्ट ऑफ द बातें मैं पहले पढ़ा रखा हूं। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सुना ध्यान से। इम्यूनाइजेशन मैं आपके बॉडी को किसी खास प्रकार के डिजीज के लिए रेसिस्टेंट बना रहा हूं, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कि मैं आपके बॉडी को किसी खास प्रकार के डिजीज के लिए रेसिस्टेंट बना रहा हूं, तो एक बात बताओ, हो सकता है कि मैं आपका वैक्सीनेशन कर रहा हूं, एक चांस ये। और एक ये भी तो सकता है कि पैथोजन का अटैक तो हो ही चुका है, रियल अटैक हो चुका है, और अब हम नहीं चाहते कि आपको कोई डिजीज हो। डिजीज होने से पहले ही हम आपको क्या दे दें, एंटी सीरम। कुल मिला के हम आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनाए दें या बनवाएं आपके बॉडी से, लेकिन हम आपके बॉडी को डिजीज होने से तो बचा रहे हैं। बनाया दें। अगर हम आपके बॉडी को डिजीज होने से बचा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जस्ट द मेकिंग द बॉडी रेसिस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। तो फिर वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज द पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन इज द पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन उसमें स्पेसिफिकली मेमोरी पर बेस्ड होता है। याद करो मैंने उस दिन बताया था वैक्सीनेशन का वर्किंग कैसे होता है, कि हम पहले उसको माइल्ड फॉर्म ऑफ पैथोजन या माइल्ड फॉर्म ऑफ एंटीजन को डिलीवर कर देते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, और जब रियल अटैक हो तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देखिए जो कि बड़ा ही फास्ट और इंटेंस होता है। तो अब हम चलते हैं, इम्यूनाइजेशन दो प्रकार का होता है, वन इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड सेकंड वन इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। नाम से पता चल रहा होगा, एक्टिव मतलब रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम खुद एक्टिवेट होके इस मोर्चे को संभालेगा। एक मिनट ना, हाँ जी, तो क्या बोला मैंने, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है कि रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम खुद पार्टिसिपेट होके खुद एंटीबॉडी बना के उसको किसी डिजीज के लिए रेसिस्टेंट बनाएगा। पैसिव, नाम से पता चल रहा है कि रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम खुद इसमें कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी बॉडी किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेसिस्टेंट बन रहा है। तो खुद सोच के बताओ, एक्टिव और पैसिव में से किसमें हम वैक्सीनेशन करेंगे और किसमें एंटी सीरम का इंजेक्शन देंगे, जल्दी बताओ। में वैक्सीनेशन करेंगे, एक्टिव में वैक्सीनेशन करेंगे और पैसिव में बना बनाया एंटीबॉडी देंगे। और क्या मैंने सीरम के बारे में पहले समझा चुका हूँ, सीरम क्या होता है, एंटी सीरम। याद करो, बनाना भी सिखाया था। तो एंटी सीरम किसी भी एनिमल से बना हुआ सीरम है, उससे निकाले जिसमें किसी खास प्रकार के पैथोजन के अगेंस्ट बना बनाया एंटीबॉडी है। अगर उस एंटीबॉडी को अगर हम किसी के बॉडी के अंदर डिलीवर करें, देन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एंटी सीरम। तो आप समझ चुके हैं कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन में वैक्सीनेशन करना है और पैसिव इम्यूनाइजेशन में सस्पेंशन ऑफ प्रीफॉर्म एंटीबॉडी करना है। अब जो वैक्सीनेशन करना है, इसमें हम जो वैक्सीन देखते हैं, मैं बता दूं पहले, अभी तो वैक्सीन डिटेल में बताऊंगा। वैक्सीन कोई ड्रग्स नहीं होता है, वैक्सीन ट्रीटमेंट भी नहीं होता है, पहले बता रखा हूं। वैक्सीन इज द मेथड ऑफ प्रोफाइलेक्सिस। जबकि हम बना बना एंटीबॉडी जो देते हैं,
दैट इज द ट्रीटमेंट अगेंस्ट एक्यूट इन्फेक्शन, नॉट क्रॉनिक। क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उसमें एंटी सीरम देने का कोई मतलब ही नहीं है। बॉडी में पैथोजन अच्छा खासा अमाउंट में बढ़ चुका है। हम अगर एंटी सीरम एज ए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एंटी सीरम बना बना एंटीबॉडी एज ए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो देते हैं एक्यूट इन्फेक्शन में। अचानक से लार्ज अमाउंट में पैथोजन का अटैक हो चुका है, उस समय हम फर्स्ट टाइम में अगर हम एंटी सीरम दे दें तो बात बन जाता है। अब सुना ध्यान से, दो बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट है। ये जो वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीनेशन के फादर कहलाते हैं एडवर्ड जीनर। और ये एडवर्ड जीनर ही वो इंसान है जिन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था, और ये दुनिया का पहला वैक्सीन था। और इसीलिए एडवर्ड जीनर को हम फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन तो कहते ही हैं, और फादर ऑफ ओवर इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं इसको, ओवरऑल इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के फादर भी एडवर्ड जीनर, क्योंकि पूरी की पूरी इम्यूनोलॉजी अगर हम देखें तो हमारे बॉडी का पार्टिसिपेशन है, और एक्टिव में हमारा बॉडी पार्टिसिपेट करता है, और ये बॉडी को पार्टिसिपेट करा के इम्यूनाइजेशन करना, वैक्सीनेशन उसका एक पार्ट है। और इस वैक्सीनेशन में सबसे पहले काम किसने किया? एडवर्ड जीनर। उसने बनाया था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ज्यादा डिटेल में मत घुसो, अब मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कैसे बनाया होगा। कि स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया होगा, पैथोजन का माइल्ड फॉर्म किसी को दिया होगा, और फिर उससे उसके बॉडी में एंटीबॉडी बना होगा, और उसको दिखा होगा कि ये तो डिजीज के लिए रेसिस्टेंट हो चुका है। तो इस तरीके से उन्होंने मेमोरी प्रॉपर्टी को यूज करके एडवर्ड जीनर ने पहला वैक्सीन बनाया, वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। देन सेकेंड इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। सेकेंड इज पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसमें बना बनाया एंटीबॉडी देते हैं, और इसके फादर माने जाते हैं वॉन बेरिंग। सबसे पहले जो एंटी सीरम वाला काम किया है ना, वो किया है वॉन बेरिंग ने। सीप से उन्होंने एडीएस निकाला था, एंटी डिप्थेरियल सीरम। एंटी डिप्थेरियल से उसमें जान के डिप्थेरिया वाला पैथोजन डाल दिया, और उससे एडीएस निकाला, एंटी डिप्थेरियल सीरम, और उसको यूज किया दूसरे एनिमल पे। तो पता चला कि उसको अब एंटी सीरम देने के बाद अगर उसको हम अटैक भी करा, मतलब कि दूसरे एनिमल को हम तुरंत डिप्थेरिया का अटैक करा दें, और अगर एडीएस दे दें तो उसको डिप्थेरिया होता नहीं है। इस तरीके से समझ में आया कि एंटी सीरम एट इंस्टेंट एज एक्यूट इन्फेक्शन में हम एज ट्रीटमेंट के तौर पे यूज ले सकते हैं। तो आप दो साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना, एडवर्ड जीनर और वॉन बेरिंग। एडवर्ड जीनर एक्टिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, मतलब फादर है, और वॉन बेरिंग पैसिव इम्यूनाइजेशन का फादर है। नाउ अब हम देखते हैं वैक्सीन्स। वैक्सीन्स की वर्किंग स्टाइल में पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे मैं वर्किंग स्टाइल के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे बस एग्जांपल बताना है। क्या है वर्किंग स्टाइल बताओ? वैक्सीन इज द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस। जल्दी बताओ। प्रोफाइलैक्सिस। हम वैक्सीन करके बॉडी में प्राइमरी इम्यून रिस्पांस को जनरेट करते हैं जब वैक्सीनेशन कर रहे हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस को जनरेट करते हैं सेकेंडरी? प्राइमरी इम्यून रिस्पांस को जनरेट करते हैं। और ये वैक्सीन काम कब आता है? सेकेंड अटैक ऑफ पैथोजन में, या फिर फर्स्ट अटैक ऑफ सेकेंड अटैक ऑफ द पैथोजन में? क्योंकि वैक्सीन खुद फर्स्ट अटैक ऑफ द पैथोजन है, या वैक्सीन खुद फर्स्ट अटैक ऑफ द एंटीजन है। अब हम देखते हैं वैक्सीन तीन प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, एक होता है सेकेंड जनरेशन, एक होता है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ये क्या है? टाइम टू टाइम साइंस में इंप्रूवमेंट के तौर पे अलग अलग जनरेशन बना रखा है। फर्स्ट जनरेशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम आप ले भी चुके हैं वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन के भी कुछ एग्जांपल अपने सामने हैं। थर्ड जनरेशन के वैक्सीन बन तो चुके हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रायल में भी नहीं है, ह्यूमन यूज में नहीं है। ट्रायल में तो है, ह्यूमन यूज में नहीं है। चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वो वैक्सीन है जिसमें या तो कंप्लीट पैथोजन ही बॉडी में डाल दो, या नहीं तो पैथोजन का टॉक्सिन्स डालो बॉडी के अंदर। क्या बोला? या तो कंप्लीट पैथोजन डाल दो, या नहीं तो पैथोजन का टॉक्सिन्स डाल दो, और ये टॉक्सिन होगा एक्सोटॉक्सिन। अभी 2-3 दिन पहले बताया था एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में अंतर बता सकते हो? जल्दी बोलो। एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन में अंतर बताया था, ये देखो यहाँ पे एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन। अगर लाइव बैक्टीरिया रिलीज करेगा तो बोलो एक्सोटॉक्सिन, मरा हुआ बैक्टीरिया या वीकेंड बैक्टीरिया रिलीज करेगा तो एंडोटॉक्सिन। तो हम जो यहाँ बात कर रहे हैं लाइव बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। अगर लाइव बैक्टीरिया ने टॉक्सिन रिलीज किया तो एक्सोटॉक्सिन। तो हम क्या करते हैं, वो एक्सोटॉक्सिन को जो बैक्टीरिया ने रिलीज किया है उसको
हम केमिकल ट्रीटमेंट से क्या करते हैं, उसकी पैथोजेनिसिटी को घटा देते हैं और उसकी एंटीजेनिसिटी को रहने देते हैं। और कंप्लीट पैथोजन पे भी हम वही करते हैं, बाय केमिकल ट्रीटमेंट हम उसकी पैथोजेनिसिटी को घटा देते हैं और हम उसकी एंटीजेनिसिटी को बढ़ा देते हैं। अब ये कंप्लीट पैथोजन दो प्रकार का हो सकता है, या तो आप उसकी पैथोजेनिसिटी को घटा के आप उसको पूरा क्या करो, वीक कर दो, एटीन्यूएटेड, जिंदा है मगर बहुत वीक हो चुका है, पैथोजेनिसिटी उसकी बहुत घट चुकी है, हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, वो वीक हो चुका है, हमारे बॉडी के होस्ट हमारे बॉडी में आके एज अ पैरासाइट या हमारे बॉडी में आके न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा से यूज नहीं कर पाएगा, मतलब वो डिजीज नहीं कर सकता है। और एक या तो उसको पूरा किल ही कर दो। अब जब पूरा किल ही कर दोगे तो पैथोजेनिसिटी तो पूरा ही खत्म हो जाएगा ना, लेकिन बताओ क्या एंटीजेनिसिटी खत्म होगा? नहीं ना, उसका बॉडी के सरफेस पे जो एपिटॉप्स हैं वो तो अभी भी रहेंगे ना। तो या तो कंप्लीट पैथोजन में आप उसको वीक करके डालो, एटीन्यूएटेड, या नहीं तो मार करके ही डाल दो, किल्ड और इनएक्टिवेटेड। तो ये दोनों ही फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल होंगे। या नहीं तो उससे रिलीज होने वाला टॉक्सिन्स को केमिकल ट्रीटमेंट यूज करके पैथोजेनिसिटी घटा दो और एंटीजेनिसिटी रहने दो। तो बताओ जब तब टॉक्सिन क्या कहलाने लगता है? टॉक्सॉइड। याद आया? टॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू टॉक्सॉइड्स। अब दोनों का एग्जांपल देख लो। क्या मैंने टॉक्सॉइड का एग्जांपल पहले भी बताया? टीटी, टेटेनस टॉक्सॉइड, याद आ रहा? ये 72 घंटे के अंदर देते हैं। 72 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, वैसे 48 घंटे के अंदर बोला जाता है, लेकिन चलो ठीक है, अगर 72 घंटे के अंदर भी ले लिए तो बात बन जाता है। ठीक है, तो 72 घंटे के अंदर जो आपको लेना है टीटी लेना है, याद करो बताया था मैंने। अच्छा, उसके बाद अगर 4-5 दिन निकल गया तो क्या लेना है? एटीएस, एंटी डिप्थेरियल सीरम, दैट इज अ पार्ट ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन की। तो टीटी ऐसे होता है, डीटी डिप्थेरियल टॉक्सॉइड, यहाँ टिटेनस टॉक्सॉइड था, ऐसे डीटी भी बन चुका है, डिप्थेरियल टॉक्सॉइड्स। एक बैक्टीरिया होता है बोटुलिज्म बैक्टीरिया होता है जो सिक्रीट करता है केमिकल्स, हम उसके खिलाफ भी टॉक्सॉइड बना चुके हैं, तो बोटुलिज्म के खिलाफ भी बन चुका है। ये तो किसका एग्जांपल हो गया? टॉक्सिन्स का। क्लियर है? नेक्स्ट, कंप्लीट पैथोजन में दो पार्ट है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है सृष्टि? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि एटीन्यूएटेड में, सॉरी, कंप्लीट पैथोजन में दो टाइप के हैं, एक है एटीन्यूएटेड और एक है किल्ड पैथोजन। अब एटीन्यूएटेड में देखते हैं। स्मॉल पॉक्स के लिए, अच्छा बताओ, स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहला वैक्सीन बना था, याद है ना? उसमें वो वही किए थे, स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, आगे बता भी दूंगा कौन किस वायरस से होता है। ठीक है, तो उन्होंने जो एडवर्ड जीनर है उन्होंने उसको वीक करके डाला था बॉडी के अंदर। जब वीक करके डाला तो देखा डिजीज नहीं हुआ, मतलब वीक करके डाला तो उसको बॉडी में एंटीबॉडी बन गया। फिर जब दोबारा उसमें एकदम रियल वायरस डाला, रियल वायरस का सस्पेंशन डाला, तो उसका बॉडी में डिजीज नहीं हुआ। तब उनको समझ में आया कि ये मतलब कि एटीन्यूएटेड पैथोजन जो होता है, अगर वो हम डालें तो एज ए वैक्सीन के तौर पे काम आ जाता है, स्मॉल पॉक्स। ऐसे ही ओरल पोलियो वायरस, ये कहा जाता है सेबिन वायरस, सेबिन 1। अब ओरल पोलियो वायरस में हम ओरल क्यों बोला इसको? क्योंकि इसके अगेंस्ट जो हम वैक्सीन लेते हैं ओरली लेते हैं, ओरल पोलियो वायरस। देन बीसीजी, ये टीबी के लिए होता है, ठीक है, टीबी के लिए। तो बीसीजी में अच्छा, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? सुने ध्यान से, बैसिलस कामिट ग्यूरी, ये बीसीजी का फुल फॉर्म याद रख लेना। और ये किसके लिए देते हैं हम? ये देते हैं टीबी के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट एमएमआर, ये एमएमआर जो होता है ये 3 अलग अलग पैथोजन के अगेंस्ट वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है। एक तो मम्प्स, मिजिल्स, रूबेला, एमएमआर। ये सारे के सारे एग्जांपल एटीन्यूएटेड के जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट याद कर लेना, एग्जाम में आता है किल्ड। अब आता है किल्ड में, ये भी कंप्लीट पैथोजन दे रहे हैं लेकिन मार करके दे रहे हैं।
इसमें एक इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट, एक इंजेक्टिव पोलियो वायरस, एक पोलियो वायरस का इंजेक्शन भी आता है, ठीक है, वो होता है साल्क पोलियो वायरस से, ठीक है। इसके बाद रेबीज, एंथ्रैक्स, चिकन कोलेरा, इन सभी के खिलाफ जो इंजेक्शन वैक्सीन बनाने वाले थे वो थे पास्चर। डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेटिंग द पैथोजन एंड मेड द वैक्सीन्स। यहाँ पे तो हम उनको क्या किए, किल्ड किए, और यहाँ सॉरी यहाँ पे हम उसको वीक किए। यहाँ पे पैथोजन को या तो मार देते हैं या नहीं तो पैथोजन को पूरी तरीके से इनएक्टिव कर देते हैं, पैथोजन एक्टिव नहीं होता है। और लुईस पास्चर ने टेक्निक ढूंढा है इसको इनएक्टिव करने का, इसलिए बोलते हैं कि दिस इज द फॉर्म बाय पास्चर। देन टीएबी, टीएबी इसका फुल फॉर्म है टाइफाइड पैराटाइफाइड ए एंड बी टाइप। तो ये सारे के सारे वैक्सीन्स किल्ड पैथोजन को या इनएक्टिवेटेड पैथोजन को देके करते हैं, कंप्लीट पैथोजन दे रहे हैं, ये नहीं कि केवल टॉक्सिन्स, और इसमें एटीन्यूएटेड पैथोजन दे रहे हैं और यहाँ टॉक्सिन्स दे रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, जहां आप पैथोजन ही यूज कर लो या उसका बना बना टॉक्सिन यूज कर लो, उसका खुद का बना बनाया टॉक्सिन, बस केमिकल ट्रीटमेंट देके। फर्स्ट जनरेशन ये है, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं और हम आप भी यही वैक्सीन लेते हैं जनरली। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ये थोड़ा सेफ है, अब ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, अगर हमको पता चल गया, मान लो कि कोई पैथोजन है, एक बार बताओ पैथोजन का जो टॉक्सिन होता है, मैंने बोला है कि उस दैट टॉक्सिन आर मोस्टली प्रोटीन इन नेचर, यस और नो? एंटीजन इज मोस्टली प्रोटीन इन नेचर, बताया ना? तो मान लो कि हमको पता चल गया कि पैथोजन का ये फलाना वाला जीन जो है, ये फलाना वाला जीन ये प्रोटीन बनाता है जो कि टॉक्सिन्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो एक काम करें, हम इस एंटीजेनिक जीन को ही क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे आइसोलेशन करते हैं। देन उस एंटी, ये पैथोजन का बॉडी के अंदर है अभी, ये जीन ये कहाँ है अभी, पैथोजन के अंदर है। तो अगर पैथोजन वो टॉक्सिन्स बना रहा है अगर हमारे बॉडी में आके, तो डिजीजे करा देगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि पैथोजन को बॉडी में डालें, चाहे वो किल्ड करके इनएक्टिव करके, हम चाहते हैं इस पैथोजन के जीन को कैसे भी आइसोलेट कर लें और आइसोलेट करके ट्रांसजेनिक एनिमल में डाल दें। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, किसी दूसरे एनिमल के जीन में उसको, उस जीन को एडजस्ट कर दें, और दैट इज द ईस्ट। हमारे एग्जांपल में, हमारा एग्जांपल हेपेटाइटिस बी का है, इसलिए ईस्ट में डाल दिया। मतलब हेपेटाइटिस होता है वायरस से, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, उस वायरस का जीन निकाला और ईस्ट में डाल दिया, ईस्ट में, बैक्टीरिया में, ईस्ट में। और बता क्या ईस्ट वो प्रोटीन या वो पर्टिकुलर टॉक्सिन्स बना रहा होगा, मतलब पॉलीपेप्टाइड बना रहा होगा? बिल्कुल बना रहा होगा। अब उस टॉक्सिन्स को या उस पॉलीपेप्टाइड्स को बोलो, उस पॉलीपेप्टाइड्स को हम वहां से निकालते हैं और एज ए वैक्सीन यूज करते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस के केस में वैक्सीन ऐसे ही बना है। एंड दिस एंटायर टेक्निक इज कॉल्ड एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो बायोटेक में डिटेल में पढ़ाएंगे। जीन को निकालना, फिर उसको दूसरे एनिमल में इंसर्ट करना, वहां उस जीन का एक्सप्रेशन कराना और उससे बना बनाए एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड को एज ए वैक्सीन यूज कर लेना। दिस इज द सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, और ये थोड़ा सेफ है और मोर इफेक्टिव भी है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा वैक्सीन नहीं बना है। मोस्ट फेमस एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकंड जनरेशन। अब आते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या है, मैंने पहले बोला ये ह्यूमन ट्रायल में जरूर है, लेकिन ये ह्यूमन यूज में नहीं है। इसमें पता है क्या करते हैं, ये जो पैथोजन का जीन है ना, ये जीन डायरेक्टली उठा के, जैसे ह्यूमन को वैक्सीन देना है या किसी होस्ट को वैक्सीन देना है, डायरेक्ट उसके स्केलेटल मसल्स में ये जीन डाल देते हैं। अभी तक तो ये ट्रायल हुआ है स्केलेटल मसल्स पे, लेकिन इसको अभी ह्यूमन यूज पे इसलिए नहीं लाए हैं, इसमें बहुत सारी बातें अभी नेगेटिव पॉजिटिव चल रही है, तो ये डायरेक्ट ह्यूमन यूज में ऐसा नहीं आ सकता है, फ्यूचर में हो सकता आ जाए। और इसके मतलब इस मेथड से, मतलब थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हम डायरेक्ट डीएनए, किसका डीएनए, पैथोजन का डीएनए, डायरेक्ट डीएनए ही डाल रहे हैं, ताकि बॉडी में जाके वहां पे एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स बना ले और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। हम केवल वो एंटीजेनिक डीएनए सेगमेंट डाल रहे हैं, डीएनए वैक्सीन करते हैं इसको, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। और इस तरीके से हम वैक्सीन किसके लिए बना चुके हैं, ब्लड कैंसर, एक होता है ल्यूकेमिया, पढ़ाऊंगा कैंसर में, ल्यूकेमिया के अगेंस्ट बना चुके हैं। इसके अलावा कैटल्स में डिजीज होता है माउथ एंड फूड डिजीज, उसके अगेंस्ट भी बना चुके हैं, मगर ह्यूमन ट्रायल पे किसी को भी अभी नहीं लाया गया है। सो दिस इज द थर्ड जनरेशन वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, जहां पे हम एंटीजन का जीन ही डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे तो क्या किया, एंटीजन का जीन डायरेक्टली होस्ट में नहीं डाला है, पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स में एक्सप्रेस कराया, वहां से पॉलीपेप्टाइड निकाल के होस्ट में डाला है। तो यहाँ वैक्सीन यूज हुआ है क्या, पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म बाय द आरडीएनए टेक्निक। अच्छा, फिर बोलोगे सर पॉलीपेप्टाइड तो यहाँ पे भी यूज हुआ है, यस, यहाँ पे ये पॉलीपेप्टाइड ट्रांसजेनिक एनिमल्स ने नहीं बनाया ये टॉक्सिन या टॉक्साइड्स,
ये बनाया है खुद उस पैथोजन ने, और उसको हम निकाल के यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे पैथोजन के बॉडी के अंदर ये पॉलीपेप्टाइड नहीं बना है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर बना है। ये अंतर है सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन। और थर्ड जनरेशन में तो डायरेक्ट डीएनए डाल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीन, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन। एग्जांपल याद रखना, एक वैक्सीन का नाम सुना होगा डीपीटी, ये भी मिक्सर ऑफ वैक्सीन है। डिप्थेरिया टॉक्सॉइड होता है इसमें, डिप्थेरिया का टॉक्सॉइड होता है, और एक किल्ड बैक्टीरिया होता है पर्ट्यूसिस का, और टेटनस टॉक्सॉइड, डीपीटी तीनों का मिश्रण होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीन। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, वैक्सीन में कोई डाउट है बोलो। नो सर। तो अब क्या करो, आज एनसीईआरटी में अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इम्यूनिटी खत्म होगा, इम्यूनिटी खत्म होगा, ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। इम्यूनिटी में क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। कई बार हमें डिजीज हो भी जाता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम फेल भी होता है। तो आज ये पूरा पढ़ लेना, पेज नंबर 152, यहां पे हेडिंग नंबर 8.2.4, ये पूरा पढ़ लेना, ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, ये पढ़वा चुका हूं क्या मैं? मुझे लगता है ये नहीं पढ़वाया हूं, नहीं पढ़वाया हूं, ये भी पढ़ लेना। पेज नंबर 153 पे 153 से 154, हेडिंग नंबर 8.2.7, यहां पे इससे पढ़ना, और यहां पे हेडिंग नंबर 8.3 के ऊपर तक पढ़ लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।